नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आरओ एआरओ मुख्य परीक्षा तो ऑलरेडी संपन्न हो चुकी है। आपके संघर्षों और आपके प्रयत्नों को सशक्त नमन, बारंबार नमन कि आपने बहुत जबरदस्त मेहनत की। और आप लोग जानते होंगे कि मुख्य परीक्षा आरओ की संपन्न होने के बाद दरअसल हम लोग जो है आंचलिक विज्ञान केंद्र में मिले थे और बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो उत्साह, जो उनकी उमंग और जो जोश देखने को मिला, वह इस बात का कहीं ना कहीं प्रतीक है कि इस बार आरओ 2023 के फाइनल रिजल्ट में डिकोड एग्जाम का परचम बहुत ही बेहतर तरीके से लहराने का प्रयास करेगा। और उम्मीद है कि एक अपने आप में एक जो है एक तरीके से जिसको आप सोच नहीं सकते हैं, शायद उस प्रकार का रिजल्ट इस बार डिकोड एग्जाम देगा। और इसके पीछे की जो मेहनत है वह लगातार आपके प्रयत्नों से डिकोड एग्जाम की टीम की तरफ से कहीं ना कहीं, और दिवाकर सर और अन्य जो भी लोग टीम में जुड़े हुए थे, सभी ने जबरदस्त मेहनत की, आप सभी लोग जानते होंगे। और शायद ही ऐसा कोई जो है एक तरीके से मैं यूं कह लूं कि शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहां पर आपको इतने बड़े स्तर पर आपको प्रिपरेशन कराई गई हो। आप सोचिए कि 73 ऐसे कराए गए आपके लेक्चर्स में, 73 लेक्चर विथ वीडियो और उसके नोट्स, और हर एक ऐसे लिखने के 3 तरीके अपने आप पे, उसके 3 प्रकार के निष्कर्ष, 3 प्रकार के मुख्य भाग, 3 प्रकार की प्रस्तावना, उसका फ्रेमिंग, और अपने आप में एक प्रकार का ऐसे। यह अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि यह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिश्रम था। इसके अलावा आप देखिए कि जब से रिजल्ट आया आरओ 2023 प्री का, उसके तुरंत बाद से हमने आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू करवा दिया था। और आप सोचिए कि यह लगातार क्रम चलता रहा आपकी परीक्षा तक। बहुत सारे अभ्यर्थी जूम मीटिंग के माध्यम से दिवाकर सर से जुड़े, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लखनऊ सेंटर पे मिलने आए। हम और दिवाकर सर ऑलरेडी प्रयागराज में गए, 2 दिन का प्रवास वहां पे किया, हम लोगों ने रुका। बहुत सारे अभ्यर्थियों के बहुत सारे कमियों पर काम किया गया। तो निश्चित तौर पर जो परिणाम देखने को मिला, जब बच्चे जब निकले एग्जामिनेशन हॉल से, उनकी खुशी और उनका उमंग इस बात का द्योतक था कहीं ना कहीं कि इस बार रिजल्ट जो आएगा डिकोड एग्जाम का आरओ 23 का वाला, वह अपने आप में बहुत जबरदस्त होगा। उसमें निश्चित तौर पर हमारी मेहनत के साथ कहीं ज्यादा मेहनत आपकी है, आपके संघर्षों की है। आपने बड़े संघर्षों के साथ तैयारी की। मैं खुद इस बात के लिए इमोशनल हो जाता हूं, इमोशंस में आ जाता हूं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की अलग अलग परेशानियां रही। उनके संघर्षों को अगर आप सुनेंगे तो आपके आंसू में आंसू आएंगे कि कितने बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया। इस पूरे क्रम में करंट अफेयर्स का भी एक बड़ा योगदान रहा। जो हमने स्टैटिक पोर्शन आपको कराए थे जी इसमें करंट अफेयर्स में, वह भी एग्जाम में देखने को मिले, उसका फीडबैक बड़ा अच्छा मिला। इसके अलावा ऐश्वर्या मैम, शिवम सर, जिन्होंने जो कुछ भी कराया, सबका अपना बहुत बेहतर प्रयास रहा। बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है और मैं आपसे आगे उम्मीद करता हूं कि आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ेंगे और आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, और अपेक्षा करता हूं कि डिकोड एग्जाम के साथ जुड़िए, निस्वार्थ भाव से जुड़िए। हमारी तरफ से कोई कमी ऐसी नहीं रहेगी जो आपको सफलता दिलाने में कहीं कोई कोर कसर छोड़े। इतनी बड़ी जो अगर मैं कहूं ना कि हेल्प जो कोई संस्थान करता है, अपने आप में बड़ी बात है। मैं अलग अलग कोचिंग संस्थानों से जुड़ा रहा, डिकोड के पहले भी मैं कई सारे संस्थानों के साथ, बड़े से बड़े कोचिंग जिसमें जो आज टॉप मोस्ट कोचिंग है उनके साथ जुड़ा रहा। कुछ डाउन लेवल की था उनके साथ जुड़ा रहा। लेकिन जो आत्मीयता जो डिकोड एग्जाम में है, वो शायद मैंने कहीं नहीं देखी। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पे पढ़ाता हूं, मैं टीचर हूं, फैकल्टी हूं, यहां का एक मेंबर हूं डिकोड का, नहीं। मैं बात ये बहुत आंतरिक मन से कह रहा हूं कि डिकोड परिवार अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवार है, और जहां पर आपकी हेल्प निस्वार्थ भाव से की जाती है। आपके पास फीस नहीं होती, पैसे नहीं होते। कई बार हमने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज दिए, हमने कम पैसे दिए हैं, ठीक है। कई बार उतार चढ़ाव होता है, नहीं हो पाएगा, लेकिन हम प्रयास यही करते हैं कि आप कोर्स में एनरोल हो जाए और पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई रुक जाए। अगर ऐसा मेरे कानों तक अगर आवाज आती है तो मुझे लगता है कि ये देश का, मैं आम नागरिक नहीं हूं, मैं देश का इंसान नहीं हूं, मैं देश का नागरिक नहीं हूं, क्योंकि पैसे की वजह से कोई ना पढ़ पाए, ये अपने आप में आज में बड़ी विडंबना है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हम आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप डिकोड एग्जाम के साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करेंगे। 2024 का रिजल्ट जो है आप जानते हो कि क्या कैसे है। उसके अलावा 25 का मेंस आपका लगा हुआ है और 26 की तैयारी आप लोग लगातार करिए। उसके लिए हम सहयोगात्मक रूप से आपके साथ खड़े हैं। आरओ 2026 की भी तैयारी आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके सामने हम खड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है तो 8604409201 पर आप संपर्क कर सकते हैं और कोई बातचीत आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए बिना देरी के आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमने विगत दिवस में क्या प्रश्न आपसे पूछा था।
कल हमने आपसे पूछा था कि केंद्रीय बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर्स से संबंधित सबसे बड़ा ऐलान क्या है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, जिसमें से एक खास इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी वाला, यानी कि 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर्स लैब्स की स्थापना करना, जिससे कि एक रोजगार का एक सृजन हो अपने आप पे। ठीक है, इसको हमने कल विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया था, याद है आपको पॉइंट ये? ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हालांकि इस पर वीडियो दिवाकर सर के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग चाहे तो कुछ एक पॉइंट्स आप लोग इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। भारत और फिनलैंड अभी चर्चाओं में है। भारत और फिनलैंड के बीच जो है जो व्यापार है वो 2032 तक का टारगेट रखा गया। क्या 2032 तक जो है दोगुना होकर के 6 अरब यूरो तक क्या हो जाएगा, अपने आप में पहुंच जाएगा। यूरो यहां की आधिकारिक मुद्रा भी है फिनलैंड की, आप जानते होंगे। तो अभी हमने टारगेट रखे हैं कुछ, और न सिर्फ फिनलैंड के साथ में बल्कि अलग अलग देशों के साथ भी हमने व्यापार को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसमें सऊदी जो अरब है उसके साथ भी हमने व्यापार को खूब ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया है। ठीक है, इसी कंटेक्स्ट में फिनलैंड अभी चर्चाओं में है, और आइए हम देखते हैं कि इसके कुछ एक पॉइंट क्या हैं। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो इसके मध्य में जो व्यापार है वो 3 अरब यूरो का है फिलहाल के लिए प्रेजेंट टाइम में, और इस 3 अरब को दोगुना करके कितना करना है, 6 अरब करना है बॉस। कब तक करना है, 2032 तक करना है। अब ये पॉइंट जो है आपको क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है कि हाँ भाई हमको इस पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा, भारत और ईयू यूरोपीय यूनियन, यानी कि भारत और यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता, जिसको हम एफटीए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक ऐतिहासिक कदम रहा और भारत या फिर ईयू दोनों की ओर से किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। भारत और फिनलैंड में मौजूदा समय में व्यापार कितना है, 3 अरब यूरो का, जो कि अभी हमने आपको बताया है। ठीक है, एफटीए लागू होने के बाद इसे 2032 तक दोगुना करने का प्रयास करने का बात रखी गई है, और दरअसल यह समझौता दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी है, और ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। जिस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है अपने आप में, आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से टैरिफ से लेकर के अलग अलग प्रकार के युद्ध में पूरा विश्व जो है एक तरीके से उसमें समाया हुआ है ना, उसमें भिड़ा हुआ है कि भैया कोई कहता है कि ये हमारा क्षेत्र है, कोई कहता है ये हमारा क्षेत्र है। ऐसे में व्यापार के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो भारत बेहतर कार्य कर रहा है, और यहाँ की अभी हमने एक दिन आपको बताया था कि भारत में रेमिट्स की संख्या भी बढ़ गई है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है अपने आप में, और हम ठीक ठाक स्थिति में हैं। भारत की जीडीपी को लेकर के भी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा अलग अलग डेटा जारी किया गया, जहां पर ठीक ठाक जीडीपी और विकास दर की बात कही गई है। यह दिखाता है कि भारत अभी अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है, और हम आगे बहुत बेहतर ढंग से इसमें प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि फिनलैंड चर्चाओं में है तो हम फिनलैंड के बारे में 2-4 पॉइंट देख लेते हैं। अब देखो आरओ मेंस में सारे जीएस के पेपर आए, जीएस के पेपर में आप देखिए कि करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आपको डेली क्लास से हमारे मिल जाएंगे। उसमें जो स्टैटिक पोर्शन आया, ठीक है, वो भी हमने क्लास में आपको कराया था। जो भी देश चर्चाओं में रहता था उसकी सीमाएं, उसके आसपास का क्षेत्र, वहां पर क्या फेमस है क्या नहीं है, वो सब मैं आपको कराता रहता था। ठीक, अब आपने नहीं किया होगा तो आपकी गलती है। मैं आपसे आगे अपेक्षा करता हूं कि उसमें और आगे आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी अभ्यर्थियों तक इसकी पहुंच हो सके। राजधानी क्या है भाई साहब फिनलैंड की, तो हेलेंस्की है। स्थान उत्तरी यूरोप में आता है, स्कैंडिनेविया क्षेत्र में। सीमाओं की अगर मैं बात करता हूं इसमें देखिएगा तो सीमाओं में आपका दरअसल ये देखिए फिनलैंड आपका है, इधर आपके स्वीडन लगा हुआ है, इधर आपके नॉर्वे लगा हुआ है, रसिया इसके पास लगा हुआ है, और बाल्टिक सागर से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर आप इसके मैप पर देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बाल्टिक सागर, और ये देखिए बाल्टिक सागर की सारी सीमाएं आपके फिनलैंड से यहां तक जो है से घिरी हुई हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखा देता हूं तो आपको दिख जाएगा बॉस। ठीक है, मैपिंग आप लोग प्लीज जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैपिंग को आप बेहतर ढंग से करेंगे, और इसमें जो भी चीजें रहेंगी आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ये देखिए है ना, ये फिनलैंड है आपका, इधर देखिए आपका बाल्टिक सागर हो गया। बाल्टिक सागर की सीमाएं जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार से लग रही हैं। इधर आपका पड़ोसी देशों में स्वीडन हो गया, इधर नॉर्वे हो गया, आपका रसिया हो गया यहां पर, और ये आप इस प्रकार से चीजों को देख सकते हैं। अब आपके एग्जाम में आ जाएगा कि फिनलैंड का किस समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है। अब आपको मैप अगर नहीं दिखे रहेंगे तो अब नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई देश चर्चाओं में रहा करे तो उस देश के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए।
तो अगर फिनलैंड चर्चाओं में है तो यानी कि यह बाल्टिक सागर से घिरा हुआ है और अपने आप में इसको नोट कर लीजिएगा, और बाकी इसके पड़ोसी जो देश हैं वो भी आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए चलिए, बाकी यहां आपकी सरकारी व्यवस्था कैसी है? संसदीय लोकतंत्र यहां पर है। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष के रूप में काम करता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है अपने आप में। भाषाएं यहां की फिनिश और स्वीडिश है, दोनों आधिकारिक भाषाएं के रूप में जानी जाती हैं यहां की, और मुद्रा यहां की क्या है? फिनलैंड की यूरो है। तो अब इतने पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको आप क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ इसकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करवा देता हूं। डिकोड एग्जाम का एक ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब प्रश्न इस पे से बताइए आप लोग कि अभी हाल ही में भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार को 2032 तक कितने स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? 4 अरब यूरो, 6 अरब यूरो, 5 अरब यूरो और 8 अरब यूरो। एक कॉपी रखिएगा, उसमें टिक लगाते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो कितना टारगेट रखा गया है? अच्छा, एक चीज देखो, ध्यान रखना कि इसी प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है कि भारत और फिनलैंड के बीच में अभी व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है या 6 अरब जो है यूरो करने का लक्ष्य रखा गया है? किस वर्ष तक, या किस वर्ष तक भारत और फिनलैंड के बीच में व्यापार 6 अरब यूरो रखने का लक्ष्य रखा गया है? आप कहेंगे 2032 तक का। तो प्रश्न को घुमा करके पूछ सकता है। तो आपको ये जिसका आंसर है बी वाला, ये भी याद रखना है आपको, और यह भी आपको याद रखना है। किसके मध्य में है ये? भारत और फिनलैंड के मध्य में है। अब इसमें तीसरा प्रकार का प्रश्न भी बन जाएगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपने व्यापार को 2032 तक 6 अरब यूरो करने का लक्ष्य रखा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन देश के अलग अलग पूछ लेगा, अब आपको बताना रहेगा। तो भारत और फिनलैंड के मध्य में तो 3 प्रकार का प्रश्न पूछ लेगा, या फिर भारत और फिनलैंड के मध्य में जो व्यापारिक समझौता हुआ है उसको कूट के फॉर्म में पूछ सकता है। तो आप जब भी पढ़ें तो उस प्रश्न के उत्तर को भी आप अलग अलग डायमेंशन में पढ़ने का प्रयास करें कि अगर आप एग्जामिनर होते तो किस प्रकार के प्रश्न को बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये मेथड होता है, तरीका होता है। राइट, चलिए आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स के आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपडेट और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना हेतु पंजीकृत सहायता की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। और आप जानते होंगे कि टेक्सटाइल जो क्षेत्र है वह बहुत तेजी के साथ अब बढ़ रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में, और यहां पर निश्चित तौर पर जो चीजें बहुत बेहतर हो रही है। ठीक है, और एक खास बात है कि टेक्सटाइल पार्क को लेकर के अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं और अलग अलग प्रकार के आयोजन आज किए जाते हैं। अभी हाल ही में टेक्सटाइल पार्क को लेकर के बड़ा आयोजन किया गया था। टेक्सटाइल पार्क क्या होते हैं, यह भी मन में प्रश्न आपके उठ सकता है, क्योंकि आप अगर बिगिनर होंगे तो नहीं जानते होंगे। टेक्सटाइल मतलब जहां पर कपड़ा उद्योग से संबंधित जो जानकारियां, मतलब जो कार्य होते हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, और इसी क्षेत्र में जो है केंद्रीय बजट 2026-27 की हम बात करें तो इसमें वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी ने पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर्स के आधुनिकीकरण के लिए मशीनरी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजीगत सहायता की घोषणा की है कि पारंपरिक जो टेक्सटाइल उद्योग था उसको अपग्रेड करके उसको डिजिटल फॉर्म में करना, उसको मशीनीकृत करना और उसमें सहायता आदि प्राप्त करवाना, यह क्या है? इस बजट 26-27 में इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया है, जिससे निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिले। और आप जानते होंगे कि हमारा टेक्सटाइल जो क्षेत्र है भारत का बड़ा मजबूत है। हम व्यापक स्तर पर अपने कपड़ों को जो है क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। इस पर मैंने एक प्रश्न जो है ऑलरेडी आपको बनाया होता, संभवतः आपको याद होगा वो चीज। ठीक है, ये पार्क टेक्निकल टेक्सटाइल के विकास में सहयोग देंगे, जो औद्योगिक, चिकित्सा, रक्षा और बुनियादी ढांचा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण एक उच्च क्षमता वाला क्षेत्र होगा। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया है। इसके 5 घटक होंगे, जिसमें नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टैक्स इको इनिशिएटिव और कौशल के लिए समर्थ 2.0 क्या है अपने आप में शामिल हैं। यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसमें कुल कितने सेक्टर को शामिल किया गया है यह भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कपड़ा उद्योग के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते हुए हम जो है इसका निर्यात कर सकें। ठीक है, चलिए
समर्थ 2.0 क्या है? समर्थ 2.0 एक एडवांस कौशल विकास कार्यक्रम है जिस पर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा, तो उसको अलग से नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो समर्थ 2.0 का एक एडवांस कौशल विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है? उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल इकोसिस्टम का आधुनिकीकरण करना है, जिससे मूल्य श्रृंखला में उद्योग के लिए तैयार कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, यानी कि स्किल्ड पर्सन हो सके। और शैक्षिक संस्थानों के साथ जब इसका टाइप होगा तो अच्छे युवा निकलेंगे जो इस क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में सरकार ने यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, अभी चर्चाओं में रहा ही, आप जानते होंगे, यूरोपीय यूनियन के साथ में, ठीक है, जो कि आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट भी है। इससे देश के टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए निर्यात के अवसर बढ़ गए हैं। इस ऐसे में सरकार का टेक्सटाइल क्षेत्र पर फोकस होने से देश में बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर भी क्या होगी? मदद मिलेगी अपने आप पे। तो जो अभी हाल ही में भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ जो एफटीए जो समझौता किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो किया है, एफटीए पूछता है एग्जाम में, उससे हमारे सामने विकल्प खुलेंगे, यानी कि निर्यात का एक बड़ा अवसर हमें मिलेगा, हमें एक बाजार मिलेगा और निश्चित तौर पर उससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे अपने आप पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन के बारे में मैंने आपसे कई बार कहा है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो आज भी आप लोग टास्क फोर्स के रूप में तुरंत यूरोपीय यूनियन या यू संघ क्या है अपने आप इसको पढ़िएगा। ये आपका टास्क फोर्स है, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा तो इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसका, ठीक है। ईयू के बारे में पढ़ना है। चलिए अब आ गया प्रश्न आपके सामने कि भाई इसका उत्तर बताओ आप लोग। समर्थ 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कारीगरों को वित्तीय सहायता देना, टेक्सटाइल निर्यात पर सब्सिडी देना, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल इकोसिस्टम का आधुनिकीकरण करना, या फिर डी कपास किसानों को बीमा देना। इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा? अगर आप बता पाते हैं तो बताइए मुझे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत आसान है, सोचो और फिर मुझे बताओ, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है और आप इसमें ना बता पाए कोई चीजों को, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका उत्तर। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि 2 कॉपी आप लोग प्लीज जरूर रखिएगा, ताकि जो भी चीजें मैं आपसे कहूं कि भाई इसको रेडी करना है, बताना है, तो उसमें आप चीजों को बता पाए सही तरीके से, उसमें गलती कोई आप ना कर पाए। इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई? इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। सिंपल सी बात, इसमें कौन सा कठिन है भाई बताओ? अभी तो हमने बताया है इसको, बहुत आसान सा है, इसमें कुछ इफ बट करना ही नहीं है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। एयर मार्शल, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा इसको। तो एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 1 फरवरी को, नाम क्या है इनका? इनका नाम है भाई साहब, क्या नाम है इनका? इंद्रपाल सिंह वालिया। क्या? इंद्रपाल सिंह वालिया ने कब? 1 फरवरी को भारतीय वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स के पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का क्या किया है? पदभार ग्रहण कर लिया है। सीधा यही प्रश्न पूछ लेगा आपसे, ठीक है। भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना के अध्यक्षों के बारे में पूछता है आपसे, और इस प्रकार के प्रश्न भी आप एग्जाम में आता है। नई नियुक्तियां जो होती है, जो नए अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अक्सर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 1 फरवरी को इन्होंने कार्यभार जो है क्या किया है? ग्रहण कर लिया है, ठीक है। और इन्होंने एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने एयर मार्शल सूरज सिंह का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? एयर मार्शल सूरज सिंह का। मैंने कई बार आपसे कहा है कि कई बार क्या होता है, जब कोई नई नियुक्ति होती है तो जो नया व्यक्ति होता है नियुक्ति पाने वाला, उस नए व्यक्ति ने किसका स्थान ग्रहण किया है तो उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लेता है। तो हो सकता है सूरज सिंह का नाम से पूछ ले, ठीक है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। 11 जून 1988 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। एयर ऑफिसर मिग 21, मिग 23, मिग 27, जगुआर और सुखोई 30 MKI के सभी वेरिएंट के लिए योग्य हैं। इन्होंने 3200 से अधिक घंटे का दुर्घटना घटना मुक्त उड़ान का अनुभव इनको प्राप्त है अपने आप में। इन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया के दूतावास में रक्षा अताशे के रूप में कार्य किया। उन्होंने एयर कमोडोर, वायुसेना निरीक्षण निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय में सहायक वायुसेना प्रमुख और वायु रक्षा कमांडर मुख्यालय WEC की नियुक्ति की है। पूर्वी वायु कमांडर के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद संभालेंगे। इससे पहले वह मुख्यालय EAC में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। तो बड़े कार्यों में ये माहिर हैं और बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं ये, ठीक है। इसके अलावा खास पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें, ठीक है, वो क्या है?
वो ये है कि उनकी विशिष्ट सेवा के लिए या उनके सम्मान में वर्ष 2008 में वायुसेना पदक और 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी इनको सम्मानित किया गया। तो अब ये फैक्ट आपसे इनके बारे में पूछ लेगा आपके एग्जाम में, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए अब प्रश्न बताइए आप, तो इसका उत्तर क्या होगा। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने 1 फरवरी 2026 को किस पद का कार्यभार संभाला है। तो एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी वायु कमान का, या फिर एयर ऑफिसर कमांडिंग पश्चिमी वायु कमान का, या फिर वायुसेना प्रमुख का, या फिर वायु रक्षा प्रमुख का। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया है, उम्मीद करता हूं कि अब इसका उत्तर बताएंगे। अपनी हैबिट में डेली करंट अफेयर्स को क्या करिए, शुमार कर लीजिए, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत हो, पीसेस का बैच आदि लेना हो तो आप सीधे मुझे कॉल कर लीजिएगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 86044409 पर, ठीक है। कोई बातचीत करनी हो आरोप के बाद क्या कैसे करना है, मेंस के बाद, या कोई अन्य रणनीति बतानी है आपको, समझनी है, तो आप इसे बात कर सकते हैं। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इस पद पर जो है इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है प्रश्न, ठीक है। चलो, भारत इटली के वेनिस में होने वाले 61वें अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला वियनाले डी वेनेजिया में भाग लेगा, अभी चर्चाओं में है, ठीक है। तो भारत इटली वेनिस में होने वाले, ये नंबर याद रखिएगा, क्या है, 61वें अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी वियनाले डी वेनेजिया में भाग लेगा। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत का राष्ट्रीय मंडप 7 वर्षों बाद वेनिस में ज्योग्राफीज ऑफ डिस्टेंस रिमेवरिंग होम नामक समूह प्रदर्शनी में भाग ले रहा है। और संस्कृति मंत्री जो है, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि यह एक गौरवपूर्ण क्षण है अपने आप में, ठीक है। क्या प्रश्न होगा, इसका उत्तर होगा ये आ जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉइंट को टिक लगा लीजिए फटाक से, ये नहीं कि इसमें छोड़ दीजिए कोई पॉइंट, ठीक है, छोड़ना नहीं किसी भी रूप में आपको। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। उत्तर दिख गया क्या आप लोग को, चलो कोई बात नहीं, बताओ। भारत किस अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में भाग लेने जा रहा है जो वेनिस में आयोजित हो गया। तो ए पॉइंट है वेनिस फिल्म फेस्टिवल, आर्ट वेसल, 61वीं अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला वियनाले डी वेनेजिया, या फिर यूरोपीय यूनियन कल्चरल फोरम। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है ना, बस हो जाएगा सी। चलो आइए आगे उत्तर। अच्छा, छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए, पीसीएस प्री का अगर आपको बैच लेना है, क्योंकि पीसीएस फाउंडेशन बैच तो हम लोग चला ही रहे हैं, जिसमें प्री प्लस मेंस पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि केवल प्री पढ़ना है मुझे और अब हमारा मेंस रेडी हो चुका है, तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। यहां पर आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेगा, सीसेट मिलेगा आपको, ठीक है, आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट अलग से मिलेगा आपको, ठीक है, 15 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, 10 जीएस के और 5 जो है सीसेट के, और डेली टेलीग्राम पर जो टेस्ट मिलेगा वो अलग मिलेगा आपको। व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा आपको, गूगल मीट के माध्यम से महीने में 2 बार आपसे बातचीत की जाएगी, और जो कि मेरे द्वारा टाइम टू टाइम, ठीक है, कि भाई आपको क्या करना कैसे करना, यानी कि प्रॉपर ये मेंटरशिप गाइडेड प्रोग्राम है अपने आप में, ठीक है, जहां पर आपको प्रॉपर गाइड की जाएगी ताकि प्री आपका किसी भी कीमत पर ना रुके, ठीक है। तो अभी इस पर ऑफर चल रहा है, वीडियो लेक्चर वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें, और इसकी फीस जो है 4500, लेकिन ऑफर में आपको मिल जाएगा 2500 में। 2500 फीस के लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन पर जाकर के। कूपन कोड क्या है, कूपन कोड है PCS 2000, आप अप्लाई कर दीजिएगा, फीस आपकी 2500 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके लिए अगर आपको कोई कॉन्टेक्ट करना है तो यहां पर आप कॉल कर लीजिएगा 8604440921, या फिर बाकी जो 2 नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगर मुझसे आपको बातचीत डायरेक्टली करनी होगी तो इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, ठीक है, 8604440921 पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की पेचोरा मिसाइल प्रणाली, इसको अभी क्या किया गया, अपग्रेड किया गया है, आधुनिकीकरण के माध्यम से इसको हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, ठीक है। 1970 के दशक की इस पुरानी एनालॉग प्रणाली को आधुनिक डिजिटल रडार और सुरक्षित संचार नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए डिजिटलीकरण अनिवार्य था। इससे मिसाइल का प्रतिक्रिया समय कम हो गया और लक्ष्य को ट्रैक करने की सटीकता बढ़ गई है, यानी कि इसको अपडेट कर दिया गया है अपने आप पे, ठीक है। एक स्वदेशी कंपनी है उसके द्वारा। यह भारत के रक्षा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां एक निजी फर्म अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज ने रूसी मूल की पुरानी प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस किया। इसमें लगाए गए थर्मल इमेजिंग सेंसर रात के समय या धुंध में भी शत्रु के विमानों की पहचान करने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें हमने अपग्रेड किया है इसमें। दूसरा,
राजस्थान के पोखरण में दिसंबर 2025 के अंत तक चले परीक्षणों ने साबित कर दिया कि यह डिजिटल प्रणाली अब ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और आधुनिक लड़ाकू विमानों में जैसे समकालीन खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। अपने यहाँ पे नई मिसाइल प्रणालियों की खरीद के बजाय पुरानी प्रणालियों को अपग्रेड करना अधिक लागत प्रभावी है, जिससे रक्षा बजट का कुशलतापूर्वक उपयोग होता है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट थे कुछ। चलिए बताइए, अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पेचोरा मिसाइल प्रणाली के सफल स्वदेशी डिजिटलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि ये जो आपकी मिसाइल है, इसको हमने क्या किया, स्वदेशीकरण से कर दिया है। ठीक है, एक पॉइंट, एक नंबर, पेचोरा एक सतह से आकाश मिसाइल प्रणाली है जिसे मूल रूप से 1970 के दशक में सोवियत संघ से प्राप्त किया गया था। दूसरा, इस प्रणाली का पूर्ण आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण बेंगलुरु स्थित निजी कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। सी मतलब तीसरा पॉइंट, उन्नत पेचोरा प्रणाली में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर और थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल यूनिट जैसी स्वदेशी उप प्रणालियां एकीकृत की गई हैं। चौथा, इस पूरी तरह से उन्नत डिजिटल प्रणाली का सफल यूजर ट्रायल दिसंबर 2025 में राजस्थान के पोखरण में किया गया। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अकॉर्डिंग टू मी डी होना चाहिए उत्तर, या सी या बी या ए। सोचो भाई साहब और बताओ, इसका उत्तर हो जाएगा डी संभवतः। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, डी इज द, यानी कि चारों कथन इसके क्या है, सही है। चलो, विंग्स इंडिया 2026 यह भी चर्चाओं में रहा है। उत्तराखंड में उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत दरअसल कई प्रमुख क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को मजबूत किया गया है। इसी परिदृश्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जोड़ने में अभी उत्तर प्रदेश को एक अवार्ड दिया गया है। याद आया, 2 दिन पहले मैंने कंटेस्ट कराया था आपको। ठीक है, क्या वो अवार्ड था, जरा मुझे बताइए कमेंट करके। मैंने 2 दिन पहले कंटेस्ट कराया था कि उड़े देश का आम नागरिक के अंतर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को, यानी कि जो लोकल एरियाज हैं उनको हेलीकॉप्टर सुविधाओं से जोड़ने के लिए, उनके एयरपोर्ट्स को सही करने के लिए, उसका मरम्मत करने के लिए, ठीक है, एक खास प्रकार का अवार्ड दिया गया है यूपी को। कौन सा वो अवार्ड है बताइएगा मुझे। ठीक है, इसी परिदृश्य में जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी सुदूरवर्ती जो एरियाज हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो है व्यापक स्तर पर काम किया गया है। यानी कि उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी और दुर्गम है, जहां पर आप नाम नहीं जा सकते, उनको हमने एयर कनेक्टिविटी क्या की है, प्रदान की है। सरकार ने हेलीपोर्ट और छोटे हवाई अड्डों का एक जाल बिछाया, जिसमें देहरादून का जौलीग्रांट और पंतनगर, ये क्या है, वहां का हेलीपैड है, पंतनगर जैसे प्रमुख केंद्र अब सुदूरवर्ती क्षेत्रों से सीधे जुड़ गए हैं। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत सस्ती हवाई सेवाओं ने न केवल पर्यटकों के लिए चाराधाम यात्रा को आसान बनाया, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए भी आपातकालीन स्थिति में आवागमन को संभव बना दिया है। इसके बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। हिमालय क्षेत्र में बादल फटने, भूस्खलन जैसी आपदाओं के समय हवाई नेटवर्क राहत कार्यों में गति प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आप जानते हैं कि रोड मार्ग से जाना अपने आप में समस्या का होता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर की सुविधाएं होंगी तो आराम से पेशेंट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाएगा, तो स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी। इसके अलावा कई अन्य लाभ होंगे। मिस इंडिया 2026 के अंतर्गत यह एशिया का नागरिक उड्डयन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जहां उत्तराखंड के एविएशन इकोसिस्टम को सर्वोत्तम माना गया, जो नीतिगत सुधारों और बुनियादी ढांचे के विकास का क्या है, अपने आप में परिणाम है। तो ये बहुत अच्छी पहल है भाई, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में बड़े दुर्गम स्थान है, जहां पर बाई रोड जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह जो सुविधाएं दी गई हैं वो आराम से पर्यटकों के लिए भी और साथ साथ में जो वहां के स्थानीय निवासी होते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो वहीं दूसरी ओर नागरिकों को लाभ मिलेगा, इसका स्वास्थ्य की, शिक्षा की और बाकी अन्य चीजों की। ठीक है, चलिए अब आप बताइए प्रश्न। हाल ही में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को मिले सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, उत्तराखंड को विमानन पारिस्थितिक तंत्र के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। तीसरा कथन, राज्य की सफलता मुख्य रूप से केंद्र सरकार की उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित है। चौथा, बेहतर हवाई संपर्क ने राज्य में आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को क्या किया है, सुगम बनाया है। बिल्कुल सही बात है ना, ऐसा तो किया है। तो अब बताओ इससे उत्तर क्या हो जाएगा। आई थिंक इसमें भी सभी सही है ना। आपका मन क्या डोल रहा है भाई, बताओ। मन डोल अगर रहा हो मैसेज करने के लिए तो मैसेज कर लीजिए फट से, अब फिर पढ़िए। ठीक है, पढ़ते समय मैसेज मत कीजिएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, है ना। चलिए बतिया लीजिएगा घंटे बाद। अभी डी इज द राइट आंसर। देखते हैं सही गलत है।
कह रहे अरे सर जी आप भी क्या ही बात करते हैं सर जी, अभी तो सर 2 दिन से नहीं बात किए सर, एग्जाम चल रहे थे अभी मेंस के, है ना, प्री होने वाला है। चलिए डी इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, इसके अंतर्गत दरअसल जो गुजरात है आपका, वहां पर मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात की ग्रामीण शासन ढांचे को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की अपने आप एक योजना है, और वहां पर गांव को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना के अंतर्गत। क्या? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान। ग्रामोत्थान, ग्राम का उत्थान करना, उसको आत्मनिर्भर बनाना और वहां के लोगों को अवसर की समानता को देते हुए विकल्प की उपलब्धि कराना, ताकि वहां पर सबको समान अवसर मिले और अवसरों में जो असमानता होती वो खत्म हो, अपने आप पे सबको कार्य करने का मौका मिले। ठीक है। शहरी सुविधाओं का ग्रामीण विस्तार, यानी कि इस योजना का मूल मंत्र गांव की आत्मा शहर की सुविधा है। क्या? गांव की आत्मा शहर की सुविधा, यानी गांव जिस रूप में है वो उस रूप में रहे, गांव आत्मा हमारी है और सुविधाएं वहां पर शहर की जैसी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप पे, गांव की मूल आत्मा शहर की विकास, शहर का, शहर की सुविधा। इसके तहत गांव में केवल बुनियादी ढांचा ही नहीं बल्कि भूमिगत जल निकासी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटों जैसी आधुनिक तकनीकें भी इसमें क्या है, पहुंचाई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं गांव वगैरह में भी नाली वगैरह की समस्या खूब रहती है, पानी भर जाता है, चीजें खराब हो जाती हैं, तो अब वहां पर क्या रहेगा कि यह सिस्टम किया जाएगा। चलिए, रणनीतिक चयन, यानी कि पहले चरण में 114 गांवों का चयन किया गया है जो तालुका मुख्यालय हैं। ये गांव आसपास के छोटे गांव के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए यहां विकास का प्रभाव व्यापक होगा। डिजिटल गवर्नेंस, ई ग्राम सेवाओं के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी सेवाओं के लिए शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह डिजिटल इंडिया अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाने का क्या होगा, प्रयास होगा। ई ग्राम, यह बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। ई ग्राम सेवाएं क्या होती हैं? यानी कि गांव में ही डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, डिजिटलीकरण के माध्यम से उनको मिलने वाली सारी जो सुविधाएं जो सरकारी होती हैं उनको उनके गांव में उपलब्ध करा दी जाए, गांव से शहर उनको न जाना पड़े। जैसे ई गवर्नेंस होता है ना, ठीक उसी प्रकार से ई विलेज सर्विसेज या ई ग्राम सेवाएं, अच्छा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। यह भी मैं आपको टास्क देता हूं, यह भी आपके कहीं ना कहीं एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से और कहीं ना कहीं आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ई ग्राम सेवाएं अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने आप में। ठीक है, ई ग्राम सेवा भाई साहब नोट करते रहिएगा, यही सब काम आएगा आपके आगे। ठीक है, आर्थिक सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत 633 करोड़ रुपए का निवेश न केवल बुनियादी ढांचे को सुधारेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और ग्रामीण जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें क्या करेगा, सुधार करेगा। तो ये एक अच्छी पहल है। कहां की है भाई साहब? ये गुजरात सरकार की है। ठीक है, इस प्रकार की पहल जो है उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए, ई ग्राम सर्विसेज, है ना। चलिए अब आप बताइए, अब इसका उत्तर भी आपको ही बताना है, आप इसको पढ़िए और फिर उसका उत्तर मुझे बताइए तुरंत जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आप कहेंगे सर जी क्या बात करें सर जी, इसमें सर डी वाला सही है सर, कैसे सर विकल्प बनाए हैं? बन गया भाई साहब, क्या कीजिएगा। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है और किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। हारना नहीं है बॉस, मेहनत लगती है पढ़ने में, बोर होते होगे, लेकिन नहीं, जब तक सफलता आपके कदम को न चूमे तब तक आपको किसी भी पॉइंट पर नहीं रुकना है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। लगातार प्रयत्न ही आपको सफलता के उस उच्चतम बिंदु तक ले जाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो रास्ते हैं, कठिन डगर है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे आपके सामने जो धुंध है, जो कोहरा है, जो निगेटिविटी की जो कोहरा है, जो नकारात्मकता का जो छाया है, वह ऑटोमेटिक क्या रहेगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए निरंतर प्रयास यानी कि पॉजिटिविटी, कंसिस्टेंसी और रिवीजन ही क्या है, आपकी सफलता का बेस है अपने आप पे। ठीक है, तो इसका उत्तर भी डी तो मत होना चाहिए। आज सारे विकल्प डी होते तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब आज आपके लिए प्रश्न है, इसका उत्तर आप प्लीज जरूर दीजिएगा, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि देंगे आप उत्तर। ठीक है, भारत की वेनिस बिएनाले में भागीदारी किस मंत्रालय के अंतर्गत की जा रही है? विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, चलिए अब आज का प्रश्न है आपके लिए, नैतिकता से आप क्या समझते हैं? बड़ा अच्छा पॉइंट है, नैतिकता का उपयोग हम किसमें करते हैं? सुशासन को लाने में करते हैं। इसको आप लिखिएगा अच्छे तरीके से 125 वर्ड्स में। ठीक है, चलिए 125 वर्ड्स में आपको लिखना है। इसको लिख करके आप चाहें तो हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए कल हमने प्रश्न पूछा था आपसे,
नागरिक घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं? सिटीजन चार्टर कहते हैं नागरिकों का जो अधिकार होता है, उससे आप क्या समझते हैं? बड़ा अच्छा पॉइंट है, आप लोग नहीं जानते होंगे इसको। सिटीजन चार्टर नागरिक घोषणा पत्र से आशय सरकारी संस्थाओं और नागरिकों के बीच एक औपचारिक समझौते से है, जिसमें किसी विभाग द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, गुणवत्ता, समय सीमा और जवाबदेही को स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है। भाई क्या क्या सेवाएं आपको मिलती हैं, हम अपने ही अधिकार को नहीं जानते हैं, इसीलिए हमारा जो है क्या होता है, कार्य जो हनन होता है हमारे अधिकारों का। नागरिक घोषणा पत्र में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और यह बताता है दरअसल कि नागरिक किस सेवा के हकदार हैं, आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलनी चाहिए, सेवाओं का मानक क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, समय सीमा बताएगा आपको, अधिकारियों की जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, यह शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी देता है, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देता है। कई बार आप अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं और आप डीएम साहब से डरने लगेंगे, एसपी साहब से डरने लगेंगे, थाना अध्यक्ष के सामने जाएंगे तो आपके पैर कांपने लगेंगे। अरे भाई साहब, अरे कोई अजूबा थोड़ी ना है भाई साहब एसपी डीएम, अरे वो सिविल सर्वेंट है, आपके लिए है, वहां पर डरना नहीं किसी अधिकारी से। कहीं पर चले गए, अधिकारी जो कह दिया वही आप मानेंगे, नहीं भाई साहब, आपके अपने राइट्स दिए सिटीजन चार्टर के अंतर्गत, आपके कुछ अपने अधिकार आपको मिले, उन अधिकारों को आपको प्रयोग करना चाहिए बॉस, ठीक है। आपको सभी से प्रश्न करने का अधिकार है, ठीक है, प्रधान इंक्लूडिंग पीएम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री से भी सवाल करने का हक आपको है, ध्यान दीजिएगा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी और बाकी एसडीएम आदि क्या होते हैं, कोई चीज नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, बदतमीजी से नहीं बात करना है, प्रेम पूर्वक, है ना, ध्यान दीजिएगा, बदतमीजी नहीं कि बदतमीजी से बात कीजिएगा, आराम से प्रश्न, तार्किक प्रश्न पूछने का हक आपको दिया गया है, राइट है आपके, ठीक है। इस नागरिक घोषणा पत्र का क्या उद्देश्य है, तो नागरिकों को सशक्त करना, प्रशासन को जनोन्मुखी और उत्तरदायी बनाना, सेवा प्रदान में गुणवत्ता और दक्षता को सुधारना, ठीक है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा। बाकी पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है, फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है, पीसीएस का प्री भी चल रहा है, हमारा आरओ का कोर्स, बीओ का कोर्स, लेखपाल का कोर्स, लोअर पीसीएस का बैच सब चल रहा है, आरओ 26 का कोर्स, सभी कोर्सेज में मतलब जानकारी अगर चाहिए आपको या किसी एक कोर्स की जानकारी चाहिए तो उसके लिए उस कोर्स का नाम लिख करके आप हमें हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज मिलने में थोड़ा देरी हो जाए या कॉल ना पिक हो पाए तो परेशान मत होइए, कॉल बैक और मैसेज आपको जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। बाकी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, और आप लगातार पढ़ते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कॉल मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर हाँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा लाइक वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है।
जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।